चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। हम लोग डीपीएसपी के बारे में देखने वाले हैं क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं डीपीएसपी से और कैसे आपको याद रखना है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है ना। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है डीपीएसपी। तो आपके इसके शब्दों से क्लियर हो रहा कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, कि राज्य जब नीति बनाएगा तो किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा, किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा, यही है निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आप लोगों को याद रखने हैं। डीपीएसपी जब राज्य नीति बनाएगा तो किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा, इनको कहते हैं हम लोग डीपीएसपी। तो सिंपल सी बात है, देसी भाषा में अगर बात करूं तो राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इस संबंध में कानून बनाइए। राज्य कौन है? राज्य हो सकता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्य हो सकती है संसद, राज्य हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट, है जी। तो राज्य की परिभाषा वो आर्टिकल जो है 36 में दे रखी है कि राज्य क्या होगा। तो पहली बात तो हम बाद में बात कर लेंगे। तो पहले तो डीपीएसपी का मतलब समझ लीजिए कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राज्य जब नीति बनाएगा तो किन किन चीजों पर बनाएगा, और अगर इन सब पर नीति बन गई तो देश जो है वो वेलफेयर स्टेट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि भैया राज्य किस भाग में संविधान के कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य रखा गया है, एक वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य रखा गया है, तो याद रखोगे डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी भाग कौन सा है आपका, आपको अब ये पता होना चाहिए। चौथा भाग है हमारे संविधान का, है जी, फोर्थ पार्ट है ये, आपको याद रखना है। ये फोर्थ पार्ट है और आर्टिकल है 36 से 51। तो संविधान के चौथे भाग में, संविधान के फोर्थ पार्ट में 36 से 51 में डीपीएसपी दे रखे हैं कि राज्य इन चीजों को ध्यान में रखकर जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए देश को, है जी, डीपीएसपी पर कानून बनाएगा। लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी के कारण हम लोग इनको अभी तक पूरा लागू नहीं कर पाए हैं। जिस दिन ये लागू हो गए तो देश कैसा होगा, कल्याणकारी। एक बात बता दूं मैं, अगर मौलिक अधिकार है हमारे और मौलिक अधिकारों को हमारा कोई हनन करता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी बातें रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर अगर इनको लागू नहीं किया जाता राज्य के द्वारा तो हम लोग इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आवाज नहीं उठा सकते, और इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग कि ये कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं, गैर न्यायोचित हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं। ये आपको याद रखना है। इनसे हमें जस्टिस नहीं मिलता, इनसे हमें, आपको याद रखना है, इनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें सुरक्षा नहीं देता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कि इन्होंने राज्य ने इनको लागू नहीं किया। या फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जानते हैं आर्टिकल यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 47 में क्या है कि मदिरा या फिर जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना जो दवाइयों के अलावा प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया, सिंपल सी बात है। अब प्रतिबंध नहीं लगाया, मैं भागा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाऊं कि भैया इन पर प्रतिबंध आपने क्यों नहीं लगाया, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि आपने डीपीएसपी को, आपको पता है डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, वो नॉन जस्टिसेबल है, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर उन्हें लागू नहीं किया जाता। डीपीएसपी कौन सा भाग में, 36 से 51। ये कैसे स्टेट का उद्देश्य रखते हैं, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य रखते हैं, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य रखते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी। आप एक बात और बता दूं मैं, डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ तो समाजवादी है, याद रखोगे, जो समानता की बात करेंगे। कुछ जो है गांधीवादी है, जो गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है, और कुछ जो है उदार बौद्धिक है, उदार बौद्धिक है, जो उदारता की बात करेंगे, लिबरल फॉर्म में होंगे। अब तीन हिस्सों बांटे गए हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। समाजवादी आपको पता सोशलिस्टिक होंगे, गांधीवादी गांधीनियन मतलब विचारधारा पर आधारित होंगे, और उदार बौद्धिक लिबरल इंटेलेक्चुअल होंगे, है ना।
तो अब हम बात करने वाले, लेकिन एक बता दूं मैं पहले, यहां पर शुरुआत होगी आर्टिकल 38 से। तो 36 में इतना याद रखोगे, स्टेट की परिभाषा दे रखी है, क्योंकि ये कह रखा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की परिभाषा क्या होगी? अब राज्य क्या है? कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी राज्य विधानमंडल, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी राज्यपाल, वो राज्य में आएगा। और आर्टिकल 37 में क्या है कि राज्य कर्तव्य है कि इनको डीपीएसपी को लागू करे, क्योंकि लागू करती है तो ही देश कल्याणकारी बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए, तो ही देश कल्याणकारी बनेगा। लेकिन अगर लागू नहीं करा तो इनसे हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, इनके खिलाफ हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल। अब चलते हैं वन बाय वन, आपको कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं। पहले बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी केवल यहां इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की मैं बात करने वाला हूं। समाजवादी में आर्टिकल 38 आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 में आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है। तो 38 में आपको पता होना चाहिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इनको लागू करना, डीपीएसपी को, है जी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, 38 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें एक बात जोड़ी गई, आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को समाप्त करना, बस इतने याद रखोगे 38 में आपको कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ठीक है ना, मतलब जनता के कल्याण के लिए उनको लागू करना। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट याद रखना आपको, 44 है जी, जो आय प्रतिष्ठा अवसर की असमानता को समाप्त करना। अब अगला चलते हैं हम लोग, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 39 में 39 पे चले तो आर्टिकल 39 की अगर बात करूं तो मैं 39 में आपको क्या याद रखना है। एक तो आप लोग याद रखोगे 39 में स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कि स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य समान वेतन होंगे। एक, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। मतलब क्या है कि एक तो पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के समान वेतन होंगे 39 में, मैंने बताया ना। पहली बात तो समाजवादी है, गांधीवादी है और उदार बौद्धिक है। तो जो समानता की बात करेंगे सारे समाजवादी होंगे। 38 में आप लोगों ने देखा, 38 में क्या था, वो भी समाजवादी है। 38 में क्या था, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता समाप्त करना। तो समानता लानी है ना, आय, इनकम, प्रतिष्ठा, अवसर, ठीक है जी। ऊपर से 39 में क्या रखा, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, सबको समानता, धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ये ना है कि जमीन एक ही आदमी के पास में बहुत सारी संपत्ति होती जा रही है, समझ रहे हो। धन का संकेंद्रण रोकना, क्योंकि जमींदार थे पहले, जमींदार इतने बड़े बड़े जमींदार, तो उनसे पट्टे पर जमीन कर ली, उनसे जमींदारों से उनसे जमीन ली गई। तो धन उत्पादनों का संकेंद्रण रोकना है कि धन एक आदमी के पास ज्यादा हो जा। 39 में ही है ये सब कुछ। 39 में एक और बात याद रखोगे, सभी को जीविका के अवसर उपलब्ध हो, सभी को उपलब्ध हो जीविका के अवसर अपना जीवन चलाने के लिए, और बालकों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना। लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट है 42वां। आपको जहां जहां अमेंडमेंट बता रहा हूं वो याद रखते चलना। अब तक एक 38वां अमेंडमेंट आया था, उसमें बात जोड़ी गई थी आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता समाप्त करना। 39 में एक अमेंडमेंट है जहां पर बालकों के स्वास्थ्य के लिए एक लाइन जोड़ी गई, जो 42वें अमेंडमेंट से जोड़ी गई। तो अब तक 38 याद करना है और 39 याद करना है। ये सब समाजवादी चल रहे हैं। 39 में क्या क्या बात आ गई, स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन,
धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, सभी को जीविका के अवसर उपलब्ध कराना और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, यह आपको याद रखना है। अब 38 के बाद में समाजवादी में बात करूं तो मैं, तो एक तो 38 हो गया समाजवादी में आपका, एक 39 हो गया, एक आपको याद रखना 39A। 39A में क्या दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, निशुल्क कानूनी सलाह। निशुल्क कानूनी सलाह, ये याद रखोगे। निशुल्क कानूनी सलाह कौन से में, 39A में। सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट हुआ होगा 42/1976। तो अमेंडमेंट कहां कहां हो रहा है और कौन सा अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। 39 के बाद आपको 40 आता है, लेकिन 40 जो है वो आपका गांधीवादी में आ जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद आपको याद रखना है 41। 41 में ये समाजवादी में रहेगा 41, है जी, कि काम पाने, शिक्षा पाने के अवसर उपलब्ध कराना। काम पाने का आप लोग जान रहे हैं, मनरेगा। मनरेगा, तो मनरेगा जो है योजना वो किस लिए थी, कि सभी को जो है काम दिया जाए। तो 41 आर्टिकल में सुना रखोगे, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकरी, बुढ़ापा में सहायता देती है सरकार, सहायता प्रदान करती है सरकार, है जी, सहायता प्राप्त करना, है जी। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 41। 41 के बाद आपको 42 याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग समाजवादी में 43 याद रखोगे, सही, सॉरी 43A। समाजवादी में सीधा आप लोग 43A याद रखोगे। 43A में क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी का भाग लेना। अब सिंपल सी बात है, उद्योगों में मैनेजमेंट का नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के अलावा जो बड़े बड़े मार्केट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं का अधिकार हो, हर कर्मचारी का उसके प्रबंध में अधिकार हो। इसलिए समानता की बात कर रहे हैं सारे आर्टिकल। 38 समानता की बात कर रहा था, 39, 39A, 43A और 41 सब समानता की बात कर रहे हैं। एक और याद रखना आप लोग इसमें, जो मतलब समाजवादी है, समाजवादी में एक आपको याद रखना 47वां मोस्ट इंपोर्टेंट है। 47 में पोषाहार और जीवन स्तर को सुधारने के अवसर उपलब्ध, मतलब बच्चों में जो मिड डे मील दिया जाता है, बच्चों में जो मिड डे मील दिया जाता है, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, पोषाहार स्तर को सुधारना, है जी, पोषण को सुधारना, ये भी आपका 47 मानता और ये समाजवादी मानता। तो ये आर्टिकल तो आपको समाजवादी में याद रखना। अब चलते हैं गांधीवादी की तरफ, गांधीवादी की तरफ चलते हैं हम लोग। गांधीवादी कौन कौन से होंगे, और अब तक समाजवादी में अमेंडमेंट कहां कहां हुआ है, एक तो 38 में 44वां, एक 39 में आपका 42वां, एक 39A में 42वां और एक 43A में 42वां। अब गांधीवादी में 40वां, ग्राम पंचायत गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये याद रखोगे, गांधीवादी है, गांधी जी की विचारधारा है। फिर उसके बाद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कि घरों में ज्यादा छोटे छोटे उद्योग लगाए जा। फिर 43B, 43A तो आपका समाजवादी में आ गया था, जहां पर उद्योग प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना था। 43B सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन याद रखोगे। उसके बाद याद रखना आपको 46 SC ST के लिए काम करना, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करना, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा है ना, गांधी जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। 47 नशीले पदार्थों पर रोक, दवाइयों के अलावा जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उन पर रोक लगाना, जैसे शराब पर प्रतिबंध लगाना, मैंने बताया ना। लेकिन शराब पर प्रतिबंध लगाना जो है, मान लो उत्तर प्रदेश ने लगा दिया, मध्य प्रदेश ने नहीं लगाया, तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये नॉन जस्टिसेबल है, इनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, ये डीपीएस में कौन सा आर्टिकल है, 47 में। 48 में आपकी गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों को प्रोत्साहित करना, ये 48वां। ये सब गांधीवादी मांगे, यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। लेकिन फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय पर प्रतिबंध लगा दिया मारने पर, और कर्नाटक सरकार ने नहीं लगाया, तो कर्नाटक के लोग ये नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश ने तो लगा दिया, तुमने क्यों नहीं लगाया। वो आपको क्या कहेंगे कि जस्टिसेबल नहीं है, इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको कोर्ट सुरक्षा नहीं देती। तो ये गांधीवादी हो गए। 40, 43, 43B है जी, हाँ 43B में अमेंडमेंट है यहां पर, जिसमें आपको याद रखना 57वां 2011 में, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 है।
यहाँ पर 43वीं में अमेंडमेंट है, गाय बछड़ा दुधारू पशुओं की बलि पर रोक 48 और नशीले पदार्थों पर रोक 47। काफी इंपोर्टेंट है, ये सब गांधीवादी हैं। चलते हैं जी अगले उस पर चलते हैं। अगले जो आपके रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक कौन कौन से हैं, उदार बौद्धिक कौन कौन से हैं उसकी बात करने वाले हैं हम लोग। उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक पहले आप लोग याद रखोगे आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड। याद रखोगे कि एक ही किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको समान, सबके लिए समान कानून होगा। ये क्या कॉमन सिविल कोड, कौन सा आर्टिकल में 44। लेकिन ये केवल किस राज्य में लागू हुआ, देश में गोवा। वहां पर गोवा में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वहां के लिए सबके लिए समान कानून होता है। उसके बाद 45 में क्या है, शिक्षा। और शिक्षा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कौन कराएगा, राज्य। यहां पर अमेंडमेंट हुआ था 86वां 2002 में, क्योंकि पहले 14 वर्ष थी, लेकिन 14 वर्ष से घटाकर उम्र कितनी कर दी, 6 वर्ष। सही जी, 6 वर्ष तक जो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 14 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, वहां पर आपको याद रखना 48 आपका होगा भैया, आपने तो बता दिया समाजवादी में, वो सॉरी गांधीवादी में। उस 48 का कुछ पार्ट तो गांधीवादी में है कि गाय बछड़ा दुधारू पशु की बलि पर रोक रखना। कुछ पार्ट यहां पर है, कृषि को आधुनिक ढंग से करना, कृषि को आधुनिक ढंग से करना, ठीक है ना। उसमें आधुनिकता लाना, सरकार उसके लिए काम कर सकती है, हाँ जी, योजनाएं बना सकते हैं किसानों के लिए छोटी मोटी, है जी। उसके बाद 48A पर्यावरण के लिए काम करना सरकार के द्वारा, पर्यावरण को बचाना। याद रखना 48A में है, डीपीएसपी में, उदार बौद्धिक में पड़ता है। उसके बाद आपको याद रखना है, इसी में मतलब कौन कौन से याद रखने हैं उसके अलावा। अगर मैं बात करूं उदार बौद्धिक में तो भैया 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को बचाना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को बचाना। फॉर एग्जाम्पल आपका ताजमहल, इंडिया गेट, इनके लिए उनके लिए काम कर सकती है सरकार, है जी। लेकिन एक बता दूं, सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, सड़क, ये जो पार्क है इनकी सुरक्षा इसमें नहीं है, वो आपका आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्यों में, है जी, वो आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब ये आता है 49 में। इनके लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, इनके लिए कोई योजना ला सकती है। उसके बाद आपको 51 याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करना, जिसे हम विदेश नीति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करें, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माने, ये सब राज्य का मतलब राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो सिंपल सी बात है, विदेश नीति कौन से में, 51 में। तो ये डीपीएसपी थे आपके। डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए कौन से भाग में, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारे डीपीएसपी कितने भागों में बांटे गए, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, है जी। समाजवादी कौन कौन से हैं, 38 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 44वां। 39 में जो एक अमेंडमेंट होता वो था 42वां, जिसमें बालकों के स्वास्थ्य के लिए जोड़ा गया। फिर आपको 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता आई, वो भी 42वां अमेंडमेंट है। 41 में काम पाने बेकरी बुढ़ापा के लिए। उसके बाद 43A याद रखना है कि उद्योग प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, वो भी अमेंडमेंट है, 42वां समाजवादी में आता है। फिर 47वां की पोषाहार स्तर को सुधारना। उसके बाद गांधीवादी शुरू हुए, ग्राम पंचायत गठन 40। उसके बाद 43 हो गया, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन 43B हो गया, सहकारी समितियों को गठन। उसके बाद आपका 43B में अमेंडमेंट याद रखना 97। उसके बाद 46 हो गया SC/ST के लिए काम करना, है जी। 47 हो गया नशीली चीजों पर प्रतिबंध लगाना। 48 हो गया गाय बछड़ा दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। उसके बाद आप उदार बौद्धिक चले जाओ, उदार बौद्धिक में समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, है जी। आपका 45 में शिक्षा हो गया, यहां पर अमेंडमेंट होता 86वां। आपका 48 हो गया, कृषि को आधुनिक ढंग से करना। 48A हो गया, पर्यावरण के लिए काम करना, ये भी अमेंडमेंट है 42वां 48A में। याद रखोगे ये पर्यावरण के लिए 48 है तो अमेंडमेंट होगा 42वां। फिर 49वां राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को बचाना, और फिर 51वां याद कर लेना विदेश नीति। थैंक यू।